हाँ, सो लास्ट क्लास में हमने इंटरफेरेंस के डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट देखे थे। ओके, और उसमें कैसे से ब्राइट फ्रिंजेस के लिए कंडीशन क्या होगी, डार्क फ्रिंजेस के लिए कंडीशन क्या होगी, वो हमने डिस्कस किया था। अभी हम देखने वाले हैं पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस एंड विड्थ इन द इंटरफेरेंस, कि जो ये इंटरफेरेंस हो रहा है उसमें ये जो फ्रिंजेस है उसकी पोजीशन क्या होगी, मतलब कहाँ डार्क स्पॉट बनेगी और कहाँ हमने कल जो डिस्कस किया वो क्या किया था, उसका डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी क्या होगी और एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो तो ठीक है, वो भी पूछा जाता है डेरिवेशन में। लेकिन ये उससे भी ज्यादा पूछा जाता है क्या, कि उसकी पोजीशन कहाँ होगी, और सपोज दो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस होगा, और जो दो डार्क फ्रिंजेस हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, वो फॉर्मूला डिराइव करो। डायरेक्टली एक मार्क में भी पूछा जा सकता है कि भाई बताओ n इज इक्वल्स टू से मुझे थर्ड नंबर की ब्राइट फ्रिंज चाहिए, तो थर्ड नंबर की ब्राइट फ्रिंज के लिए एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, इंटेंसिटी क्या रहेगी, उसके लिए कल जो हमने डिराइव किया वो फॉर्मूला। और ये थर्ड नंबर की जो ब्राइट फ्रिंज है वो से सेकंड नंबर की ब्राइट फ्रिंज से कितना दूर रहेगी। ओके, तो वो यहां से पता चलेगा हमें कि वो सेकंड नंबर की ब्राइट फ्रिंज से थर्ड नंबर की ब्राइट फ्रिंज कितना दूर रहेगी, उसकी थिकनेस कितनी रहेगी, से 1 सेंटीमीटर, से 10 mm, 8 mm, 5 mm कितना रहेगी। ओके, वो हमें यहाँ अभी जो हम डिराइव करने वाले हैं उससे पता चलेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है, इजी है बट अच्छे से समझना होगा। पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस एंड विड्थ्स इन द इंटरफेरेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा वही यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो दिस इज से आवर स्क्रीन, ये हमारी स्क्रीन है, ये हमारी स्क्रीन है, और यहाँ पर है से हमारी स्लिट 1 और ये स्लिट 2। सो स्लिट 1 एंड स्लिट 2 इज देयर, से स्लिट 1 एंड स्लिट 2। नाउ हमें पता है कि स्लिट 1 और स्लिट 2 के सेंटर पर जो बनेगी वो तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, वो तो हमें पता है एकदम सेंटर में ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और वो उसका नाम हम क्या देते थे, बी नॉट। ओके, तो ये एकदम सेंटर पे हमें पता ही है कि दोनों स्लिट के एकदम सेंटर पे जो फ्रिंज बनेगी वो बनेगी ब्राइट फ्रिंज, और उसका हमने नाम दे दिया से बी नॉट। ओके, नाउ स्लिट 1 और स्लिट 2 के बीच का डिस्टेंस कितना रखा है हमने, व्हाटएवर जो भी रखा हुआ हो उसको हमने स्मॉल डी से डिनोट किया है। स्लिट 1 और स्लिट 2 के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी से डिनोट किया है। ये डिस्टेंस एक्चुअली बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा मतलब बहुत ही छोटा। स्लिट 1 और स्लिट 2 के बीच में से रफली 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर उतना, मतलब 1 सेंटीमीटर, ये लो 1 सेंटीमीटर, ये हमारा नाखून जितना हो गया। ओके, इतना ही सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है, मतलब ऐसा समझो नाखून स्टार्ट हो रहा है वहां स्लिट 1 है, और नाखून एंड हो रहा है वहां पे स्लिट 2 है, इतना कम डिफरेंस। ओके, और स्लिट 1 स्लिट 2 मतलब ये हमारे सोर्सेज और ये जो हमारी स्क्रीन है उसके बीच में अप्रोक्सीमेटली, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तब 1 मीटर का डिस्टेंस होता है। ओके, सो से लाइक दिस, इतना डिस्टेंस होगा 1 मीटर का, और वो स्लिट के बीच में बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस होता है। ओके, उसका यूज आएगा, दैट्स व्हाई बता रहा हूं कि ये बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, डी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। ओके, सो ये हमारा हो गया डिस्टेंस डी। नाउ अगर हमने ये पॉइंट सोर्स कंसीडर किया है तो वहां पर से हमारे स्फेरिकल सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होंगे। तो सेकेंडरी वेवलेट्स आके, मतलब जो वेव फ्रंट है हमारा वो आके लाइक दिस ऐसे टकराएगा। जैसे ही यहाँ टकराया तो वो स्लिट 1 पर और स्लिट 2 पर एज अ पॉइंट सोर्स एक्ट करेगा। एज अ पॉइंट सोर्स एक्ट किया तो उसमें से भी क्या, सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होंगे। सो अगर हमने यहाँ ब्राइट फ्रिंज देखनी है तो यहाँ ब्राइट फ्रिंज पर आने के लिए तो S1 से जब B0 पर तुम आओगे और S2 से B0 पर, मतलब से ये पॉइंट को C नाम दे देते हैं, सो तुम S1 से C पर आने के लिए और S2 से C पर आने के लिए सेम टाइम लगेगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस भी ट्रैवल करेंगे वो लोग, क्योंकि S1 और S2 के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसके मिड पॉइंट पर वहां हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। तो अगर हम ये इंक्लाइन डिस्टेंस निकाले S1 टू C वाला और S2 से C वाला, वो लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो अगर डिस्टेंस सेम कवर करना है और स्टार्ट भी एक साथ ही हो रहे हैं तो टाइम भी एक साथ ही लगेगा, मतलब स्पीड भी उनकी एक जैसी, स्पीड तो एक जैसी होगी, एक ही वेव फ्रंट के दोनों वेवलेट्स है। ओके, सो स्पीड भी सेम होगी, डिस्टेंस भी सेम होगा, टाइम भी सेम होगा, मतलब यहाँ पर एक ही टाइम पर दोनों पहुंच गए।
और वो ब्राइट फ्रिंज मतलब कौन सा सुपरपोजिशन होगा, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। ओके, अब हम ऐसा कर रहे हैं कि हमें पॉइंट P पर देखना है, पॉइंट P पर। ये हमने तो मिड पॉइंट ले लिया तो इजी हो गया, लेकिन अगर हम पॉइंट P ले तो अगर देखो हमने ये ले लिया पर्टिकुलरली मिड पॉइंट, तो उसके लिए क्या है, मिड पॉइंट के लिए हमारा डायग्राम कैसा होगा, उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। कैसा था हमारा डायग्राम, याद है ना, से ऐसे जा रहा है और फिर दूसरा ऐसे डॉटेड, डन। तो देखो दोनों के क्रेस्ट दोनों के ट्रफ मैच कर रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है, और दोनों के बीच में हमारा फेज एंगल कितना है, 0, और दोनों के बीच में हमारा पाथ डिफरेंस कितना है, वो भी 0, दोनों ही 0 है। ओके, तब कौन सा ब्राइट फ्रिंज मिल रहा था, पहला नंबर का ब्राइट फ्रिंज मिल रहा था, कल हमने डिराइव भी किया था, एन लैम्बडा हमारा फॉर्मूला आया था। ओके, तो वो हमारा मिला B0। अब अगर हम P पॉइंट ले रहे हैं, वो P पॉइंट पे क्या होगा, तो देखो यहां से देखते ही हमें पता चल रहा है कि S1M और S2M कौन कौन सा हो गया, एक तो हो गया S1M और दूसरा हो गया S2M। देखने से ही हमें पता चल रहा है क्या, कौन सा डिस्टेंस बड़ा होगा, S1P M बोल रहा हूं मैं, S1P और S2P कौन सा ज्यादा होगा, बड़ा S2P डिस्टेंस ज्यादा बड़ा है, ओके, कंपेयर टू दी S1P। सो दैट मीन्स उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस है। ओके, मतलब जैसे कि स्टार्ट दोनों एक साथ हो तो भी ये लेट पहुंचेगा, कौन सा लेट पहुंचेगा, S2 वाला वेवलेट P पॉइंट पर लेट पहुंचेगा और S1 वाला जल्दी पहुंच जाएगा। तो सपोज ये हमारा P पॉइंट है, तो यहाँ पर ये अगर मेरा P पॉइंट है तो यहाँ पर S1 वाला वेवलेट्स पहले पहुंच जाएगा और S2 वाला बाद में पहुंच जाएगा, डन। तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस है, वो पाथ डिफरेंस हम फाइंड करने वाले हैं। ओके, सो उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, मतलब कितने डिस्टेंस पहले, मतलब उतने ही टाइम अगर वो सेम टाइम पे यहाँ कैसे पहुंचे, जैसे कि ये टाइम पर S1P यहाँ पहुंच गया, ओके, तो उसी टाइम पर S2 वाला जो वेवलेट्स है वो भी कहीं डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। वो S1P जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, फिर से ध्यान से सुनना, S2 वाला जो स्लिट है वहां से जो सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस हो रहा है, वो सेकेंडरी वेवलेट्स ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, S1P ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। फिर भी इसके लिए तो थोड़ा डिस्टेंस बाकी है, वो जो थोड़ा डिस्टेंस बाकी होगा वही तो है पाथ डिफरेंस, डन। मान लो कि S1P को यहां से यहां पहुंचने के लिए 10 सेकेंड लगे, तो 10 सेकेंड में S2P में भी यहां पहुंच गया, डन। S1P कहां, S1 से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकला वो P पर पहुंच गया, तो S2 से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेगा वो यहां पहुंच गया। क्यों भाई P पर नहीं पहुंचा, क्योंकि ये दूर है, इसीलिए। स्पीड तो दोनों की सेम है और टाइम हमने सेम रखा है, अगर स्पीड सेम है टाइम सेम है तो डिस्टेंस भी सेम ही होगा। तो जितना डिस्टेंस S1P ने ट्रैवल किया उतना ही डिस्टेंस S2P ट्रैवल करेगा, लेकिन उसको तो ट्रैवल ही ज्यादा करना है, तो ट्रैवल ज्यादा करना है तो ये सपोज मान लो कोई भी पॉइंट होगा यहां से यहां तक का, से X पॉइंट, तो X to P तक का जो डिस्टेंस होगा वही होगा हमारा पाथ डिफरेंस, सिंपल है। ओके, तो वो पाथ डिफरेंस हमें पहले फाइंड करना है, डन, कि सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम S1 एंड सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम S2 के बीच में कितना पाथ डिफरेंस है। ओके, तो वो पाथ डिफरेंस हम फाइंड करते हैं। देखो ये डिस्टेंस कितना है, कैपिटल D, जो मैंने बताया ना कि अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर होगा, स्क्रीन से हमारे जो सोर्स है वहां का डिस्टेंस कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर, उसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो ये कैपिटल D से डिनोट कर दिया, ये हमारा पॉइंट है O। ओके, नाउ यहां से हमें पता ही है क्या कि जो O पॉइंट से हम, ये O पॉइंट से यहां सारी की सारी सेकेंडरी वेवलेट जनरेट होगी, तो मतलब ये B पॉइंट हमारी ब्राइट फ्रिंज तो यहां मिल गई है। अगर मैं यहां से एक रे ड्रॉ करूं, रे इन द सेंस सेकेंडरी वेवलेट ही अगर जाएगी, तो वो मान लो कि P पॉइंट पर पहुंच रहा है, कहां से, यहां से, वो तो डिस्टेंस वहां से कुछ ड्रॉ नहीं करना क्योंकि वहां तो होल ही नहीं है, तो वहां से सेकेंडरी वेवलेट्स तो जाएगा नहीं। लेकिन अभी ये जो हम पाथ डिफरेंस मेजर करने वाले हैं उसको मेजर करते हैं कि वो कैसे करें। चलो उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है, हमें पता ही है क्या कि ये जो एंगल है, ये एंगल, ये S1P और S2P के बीच का ये जो एंगल है, ये एंगल बहुत 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 ज्यादा छोटा एंगल है,
क्यों बहुत ज्यादा छोटा एंगल है? क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज्यादा नजदीक है। हमने बोला, अभी हमने दिखाया है बड़े बड़े, अदरवाइज जैसे कि यहाँ से और से यहाँ से ये एकदम नजदीक है, और तुम एंगल लेने वाले हो यहाँ तक का, ओके, तो यहाँ से ये एंगल और फिर यहाँ से ये एंगल, तो ये दोनों एंगल जो होगा ये कितना कम होगा? सिंपल है, क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा नजदीक है, दैट्स व्हाई। ओके, तो वो एंगल बहुत ज्यादा छोटा, इसीलिए लिखा हुआ है वेरी स्मॉल एंगल थीटा। डन। तो वो वेरी स्मॉल एंगल थीटा, हमने पहले भी वही बार ये फंडा यूज किया है कि अगर एंगल बहुत ज्यादा छोटा हो तो थीटा की जगह साइन थीटा और साइन थीटा की जगह टेन थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा की जगह साइन थीटा भी लिख सकते हैं और साइन थीटा की जगह थीटा भी लिख सकते हैं व्हेन एंगल्स आर वेरी 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 स्मॉल। ओके, तो वो हम उसका यूज करेंगे। नाउ एक कंसेप्ट और हमें समझना है, वो कौन सा कंसेप्ट है कि से ऐसा समझो, ये मेरी एक लाइन है और से बहुत छोटा एंगल वाली ये दूसरी लाइन है। देखो, मान लो कि ये एंगल थीटा जो है ये दो लाइन के बीच में वो बहुत ज्यादा छोटा है। ओके, तो अगर ये लाइन से ये फर्स्ट वाली लाइन और सेकंड वाली लाइन के बीच का जो एंगल है वो बहुत ज्यादा छोटा है, अब मुझे ये दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस मेजर करना है। तो हम कैसे मेजर करेंगे? ये जो छोटी लाइन है, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली नहीं, जो छोटी लाइन है उससे जो बड़ी लाइन है वहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये छोटी लाइन है, वहां से मैं बड़ी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। डन। इसको मैंने कोई भी नाम दे दिया, तो सपोज ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ओके, सो मैंने क्या किया, AB से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD पर, विच इंटरसेक्ट इट एट C। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जो थीटा एंगल है वो बहुत बहुत ज्यादा छोटा वाला है, ओके, तो AB और AC सेम जैसे ही होंगे। अगर छोटा एंगल होगा तो मान लो एकदम छोटा सा, मतलब मैं ड्रॉ करूं तो शायद इंटरसेक्ट ही हो जाएगा। नहीं तो ये हो गया, मतलब ये एक सीधी लाइन है और 1 डिग्री मान लो ना, ऐसे ऐसे इतना छोटा, दोनों के बीच में एंगल बहुत ज्यादा छोटा है। ओके, तो यहां से यहां का डिस्टेंस जो ये इसका फर्स्ट लाइन का होगा वही सेकंड लाइन का होगा। ओके, सो A टू C और A टू B क्या हो जाएंगे? ऑलमोस्ट इक्वल। तो ये जो मेरा C टू D डिस्टेंस होगा वही पाथ डिफरेंस हुआ। दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो मतलब ये AD जितना होगा उसमें से मैं AC माइनस कर दूं तो मुझे CD मिल जाएगा। लेकिन जो AD है उसमें से मुझे AC क्यों माइनस करना है? मुझे तो AB माइनस करना है। लेकिन AB और AC क्या है? ऑलमोस्ट सेम जैसे ही है। तो AB और AC, क्यों मुझे AB माइनस करना है? क्योंकि मुझे दो लाइन के बीच का पाथ डिफरेंस निकालना है, दो सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच का पाथ डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे वो लाइन हमने खींची हुई है, तो वो कैसे होगा? हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अगर ये एंगल छोटा होगा तो ही, हाँ, एंगल बड़ा है, सपोज इतना बड़ा एंगल है, ये एक और ये दूसरा। ओके, अब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ और ये एंगल इतना बड़ा है, तब मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि AB और AC सेम जैसे ही होंगे, तब तो AB बड़ा हो जाएगा AC से। ओके, लेकिन अगर एंगल छोटा है, बहुत छोटा सा, देन आई कैन से दैट AB और AC क्या है? सेम। और अगर AB और AC सेम है तो हमें तो AD और AB के बीच का पाथ डिफरेंस निकालना था, तो AD माइनस AB कर देंगे तो हमें हमारा CD मिल जाएगा। CD इज द पाथ डिफरेंस। लेकिन AB की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? AC। डन। यही कंसेप्ट अब हम यूज करने वाले हैं। तो देखो, से पाथ डिफरेंस, अब ये छोटी लाइन ये वाली है S1P और बड़ी लाइन है S2P। तो जो छोटी लाइन है वहां से मैं क्या कर रहा हूं? बड़ी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। सो दिस इज माय से परपेंडिकुलर, और इसका नाम हमने दे दिया M। ओके, डन। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, छोटी लाइन से बड़ी लाइन पर परपेंडिकुलर, अभी जो किया था वही। अब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये एंगल बहुत ज्यादा छोटा है तो S1P और से कौन सा डिस्टेंस? S1P और MP दोनों सेम जैसे ही होंगे। MP और S1P क्या होंगे? दोनों सेम जैसे ही होंगे अगर एंगल छोटा है तो। और हमने छोटा ही लिया हुआ है फॉर वेरी स्मॉल एंगल, क्योंकि स्लिट के बीच का डिफरेंस क्या होगा? प्रैक्टिकली भी ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा नहीं होगा। और ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, 1 मीटर, कहाँ 100 सेंटीमीटर और कहाँ 1-2 सेंटीमीटर। ओके, सो एंगल ये क्या बनेगा? स्मॉल बनेगा। वो स्मॉल एंगल के लिए S1P और MP क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अगर वो लोग इक्वल हो जा रहे हैं तो मुझे अगर निकालना हो डिफरेंस फ्रॉम S2P माइनस S1P, वही हमारा क्या है?
पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू बड़ी लाइन दैट इज S2P और छोटी लाइन S1P, ये कर दिया। लेकिन जो S1P है वो तो MP के इक्वल ही है, ओके जो ये जो S1P है वो किसके इक्वल है, MP के इक्वल है। मतलब मेरा पाथ डिफरेंस है कितना एक्चुअल में, S2M जितना ही है पाथ डिफरेंस। और वैसे भी तुम इतने बड़े में से इतना माइनस कर दोगे तो यही बचेगा ना S2M। तो हमारा पाथ डिफरेंस आ गया क्या, S2M। डन, दिस इज आवर पाथ डिफरेंस। नाउ जैसे मैंने बताया कि अगर हम साइन थीटा ले तो साइन थीटा क्या बन जाएगा हमारा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। डन, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट tan थीटा होता है और ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस हमारा साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यहां पर एंगल लगा रहा हूं, देखो कहां पर, ये मेरा ट्राइंगल ले रहा हूं, ये वाला, ये ट्राइंगल ले रहा हूं। और थीटा एंगल कौन सा लिया है मैंने, ये तो बहुत छोटा सा एंगल है ही, लेकिन थीटा एंगल जो लिया है वो एक्चुअली जहां ये थीटा लिखा है वो एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, ये एंगल की बात कर रहा हूं, ये वाला। डन, अंदर वाले एंगल की बात कर रहा हूं। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये 90 डिग्री है मेरा, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, S1 टू S2, ये क्या हो जाएगा मेरा हाइपोटेनियस, S1 टू S2 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, सो S1 टू S2 क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस हो गया, उसका तो डिस्टेंस पता है स्मॉल d, ओके। सो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, तो साइन थीटा का ऑपोजिट क्या है, S2M, तो S2M डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस S1 S2, तो वही हमने लिख दिया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू S2M डिवाइडेड बाय S1 S2, और S1 S2 की वैल्यू स्मॉल d है। डन, ओके। नाउ S2M क्या हो जाएगा, तो S2M विल बी इक्वल्स टू d sin थीटा। अगर बहुत छोटा सा एंगल है तो साइन थीटा को थीटा और टेन थीटा लिख सकते हैं, तो हम साइन थीटा की जगह टेन थीटा लिख रहे हैं। सो क्यों टेन थीटा लिख रहे हैं अभी पता चल जाएगा। पाथ डिफरेंस डेल्टा अगर हमें निकालना है तो पाथ डिफरेंस डेल्टा क्या हो जाएगा, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा, तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला तो S2M था, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, S2M। तो ये जो S2M है तो S2M और ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस एक्चुअली क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। देखो ये ट्राइंगल के लिए tan थीटा निकाला, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है मेरा S2M डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, तो एडजेसेंट ये तो हाइपोटेनियस है, एडजेसेंट क्या है S1M। देन ये थीटा है, ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब S2M डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब S1M। देन पक्का, ओके। नाउ S2M यहां से क्या हो जाएगा, S2M हो जाएगा S1M इंटू tan थीटा, ये हो जाएगा, ये सिर्फ ऊपर गया। डन, तो S2M की वैल्यू क्या मिली मुझे, ये S2M दैट इज पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस विच इज S2M, उसकी वैल्यू मुझे क्या मिली, उसकी वैल्यू मुझे मिली S1M tan थीटा, S1M tan थीटा मिल गया। अब ये देखो, अगर ये दो लाइनें मतलब S1P और S2P के बीच का डिस्टेंस बहुत 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 ज्यादा, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा छोटा है और उनके बीच में एंगल भी बहुत ज्यादा कम है, सो दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल। वो क्या हो जाएंगे, कौन सी लाइन, S1P और S2P क्या हो जाएंगे, ऑलमोस्ट पैरेलल। वो ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगे और ये जो S1M है वो 90 डिग्री होगा S2P के भी और S1P के भी, भले ही दिखाई ना दे क्योंकि हमने उतना छोटा डिस्टेंस नहीं रखा, हमने बड़ा डिस्टेंस दिखाया हुआ है। लेकिन अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा है और दोनों के बीच में जो लाइन मतलब दो लाइन है वो दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस भी बहुत कम है और उनके बीच का एंगल भी बहुत कम है, ओके, तो दे आर ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, पैरेलल। अगर वो पैरेलल हो गए, ओके, अगर वो पैरेलल हो गए तो ये जो हमारा S1M डिस्टेंस है वही हो जाएगा मेरा S1 S2। क्या S1 टू M डिस्टेंस ये जो है, ऐसा समझो कि ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है, तो ये जो डिस्टेंस जो होगा वही ये डिस्टेंस होगा ना, ओके। तो वही बोल रहे हैं क्या कि जो S1M डिस्टेंस होगा वही हो जाएगा क्या, S1 S2। तो यहाँ पर जो हमने tan थीटा की वैल्यू रखी, ओके, हमारा tan थीटा क्या आया, tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट, ऑपोजिट है S2M डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, सॉरी ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, करेक्ट, तो S1M आया। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आया, सो S2M इज इक्वल्स टू क्या आया, S2M इज इक्वल्स टू S1M tan थीटा। तो S2M ये है पाथ डिफरेंस, S2M पाथ डिफरेंस ये रहा, दैट इज इक्वल्स टू S1M tan थीटा।
तो S1m tan थीटा, ये S1m को ही हमने d माना है। देखो S1m और S1S2 दोनों सेम ही है, तो दैट्स वाई उसकी वैल्यू d है। अभी तो हमने बोला कि अगर दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम, तो वो सेम हो गया। देखो ये एजम्पशंस है सारे, लेकिन ये एजम्पशंस कब सही होंगे, जब ये एंगल तुमने छोटा लिया है, जब ये एंगल भी छोटा बन रहा है, जब ये दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है, और ये दोनों मतलब स्क्रीन एट द सेम टाइम सोर्स के बीच का डिस्टेंस अच्छा खासा है, मे बी 1 मीटर 2 मीटर लाइक दैट, तब ये सारे एजम्पशंस ट्रू प्रूव होंगे। ओके तो उसके लिए हम कर रहे हैं, सो S2m का वैल्यू आ गया हमारा S1m tan थीटा, S1m की वैल्यू S2m S1 S2 जितनी है और उसकी वैल्यू है d, तो वो आ गया हमारा d। अब ये d तो आ गया, अब ये जो tan थीटा है उसकी वैल्यू हमने रखी है x डिवाइडेड बाई d। क्यों tan थीटा की वैल्यू x बाई d रखी है, देखो tan थीटा की वैल्यू हमने एक्चुअली पुट कर दी है, यहाँ क्लीन कर देता हूँ। सो tan थीटा, थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी है, ये बड़ा ट्रायंगल देखो, कौन सा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल, ये वाला, ये ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल में ये एंगल अगर थीटा है और ये वाला जो छोटा एंगल है ये वाला दिस वन, वो भी हमने क्या लिया हुआ है, थीटा एंगल, स्मॉल वन, अंडरस्टूड। तो ये tan थीटा है तो उसके लिए क्या बनेगा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ऑपोजिट क्या है x और एडजेसेंट क्या है d, तो tan थीटा की वैल्यू x बाई d आ जाएगी। ओके देखो tan थीटा की वैल्यू हमने पहले tan थीटा कौन सा लिया था, ये याद करो, ये थीटा लिया था, ये रहा लिखा हुआ ही है, लेकिन जहां लिखा ये एंगल थीटा नहीं है, हाँ ये वाला एंगल समझ में आ रहा है, ट्रायंगल, ये वाला एंगल थीटा है जो ट्रायंगल के अंदर है, वो ये नहीं, इसको मैं रब कर दूं, ये नहीं है, ये अंदर वाला एंगल क्या है, थीटा। अगर वो अंदर वाला एंगल थीटा है और ये एंगल कितना है 90, अंदर वाला एंगल थीटा है और ये एंगल 90 है, तो ये मैं डॉट किया अभी, वो एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल तो 180 होगा सम, तो ये 90 है तो ये दोनों का सम कितना होना चाहिए 90, और अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो दोनों का सम करेंगे तो वापस 90 आ जाएगा, तो ये आ गया मेरा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। अब अगर छोटे एंगल की भी बात करें, देखो वैसे ही सेम हमने, इतना समझ में आ गया, अभी आगे देखना क्योंकि छोटी छोटी फिगर है दैट्स व्हाई। हाँ तो अभी जो ट्रायंगल बनाया वैसे ही दूसरा देखो, अगर यहां से O से मैं P पर जाऊं तो मैं क्या बोल रहा हूं कि फॉर द स्मॉल एंगल S1P OP एंड S2P आर पैरेलल, स्मॉल एंगल के लिए अगर वो पैरेलल है, तो अगर S1M 90 डिग्री बना रहा है S2P पर, तो S1M 90 डिग्री बनाएगा OP पर भी, ये वाला भी 90 ही होगा, सिंपल। अभी जैसे मैंने यहां डॉट किया था और पूछा था कि अगर ये थीटा है, दिस इज व्हाट थीटा, तो ये डॉट वाला एंगल कौन सा होगा 90 माइनस थीटा। वैसे ही ये वाला जो एंगल है, ये अभी ये मैं क्रॉस किया वो वाला, मतलब ये भी एक ट्रायंगल है ना, देखो ट्रायंगल बना रहा हूं, दिस ट्रायंगल डन। तो ये जो क्रॉस किया है वो वाला एंगल भी क्या बन गया 90 माइनस थीटा, डन। अब वो एंगल मेरा बन गया 90 माइनस थीटा, ये वाला जो क्रॉस किया है वो एंगल बन गया 90 माइनस थीटा। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये तीनों की तीनों लाइनें कैसी है, पैरेलल है, पैरेलल है, तो फिर ये जो हमारा एंगल होगा, मतलब कौन सा एंगल, ये जो वर्टिकल हमारा जो बोर्ड है जिस पर स्लिट है वो, और हमारा O to C वाला जो प्लेन है और जो लाइन है वो, ये टोटल एंगल कितना है, ये वाला अभी मैंने जो बड़ा ड्रॉ किया ये तो 90 है, लेकिन 90 में ये क्रॉस वाला कितना है 90 माइनस थीटा, टोटल 90 है और क्रॉस वाला कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये जो बाकी बचा है, बाकी ये वाला वो कितना हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा, समझ में आया? ये क्रॉस वाला 90 माइनस थीटा कैसे आया वो समझ गए हम। अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये टोटल 90 है, तो 90 है और उसमें से 90 माइनस थीटा तो ऑलरेडी माइनस करना है मुझे, तो मैं माइनस कर देता हूं 90 माइनस माइनस प्लस थीटा, तो ये तो कट हो गया, तो ये बाकी वाला जो एंगल है, ये जो डॉट किया है, ये डॉट कौन सा है, ये एंगल, ओके वो क्या है थीटा, तो ये एंगल आ गया थीटा, पक्का श्योर, समझ में आया? ओके तो उसके हिसाब से ये एंगल थीटा है। फिर तुम ये मत सोचना कि हमने थीटा तो ये लिया था, यहां कहां से थीटा आ गया, वही पूरा बताया कि यहां कहां से थीटा आ गया,
ओके एक बार क्विकली बता रहा हूं क्या है हमारा सबसे पहला, ये तो बहुत छोटा सा एंगल था वो हो गया। अब थीटा एंगल कौन सा है, S1M जो बना रहा है ये स्लिट वाले प्लेन के साथ, वो एंगल थीटा है। फिर से बता रहा हूं कौन सा, S1M मतलब ये S1M जो प्लेन स्लिट वाले एंगल से बना रहा है, स्लिट वाले प्लेन, स्लिट प्लेन बोलो, उसके साथ जो एंगल बना रहा है वो है थीटा। मतलब कौन सा, ये जो डॉट किया वो एंगल है थीटा, वो एंगल है थीटा, और ये एंगल है 90 और ये एंगल भी है कितना 90। डन। तो अगर बड़ा ट्रायंगल ले तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये बड़ा ट्रायंगल ले S1 S2M, ये वाला ट्रायंगल ले तो ये 90 है और ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी, टोटल 180 होगा। वैसे ही अगर छोटा ट्रायंगल ले, कौन सा छोटा, S1, फिर इसका तो नाम ही नहीं है X1 XO, तो अगर S1 XO ये वाला ले तो भी ये 90 है और ये थीटा है, तो उसके लिए भी ये जो है एंगल वो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। वो भी अगर 90 माइनस थीटा हो गया तो ये टोटल एंगल कितना है 90, उसमें से ये एंगल बन गया 90 माइनस थीटा, तो टोटल 90 है उसमें से ये 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 90 माइनस थीटा जाएगा तो ये वाला थीटा आ जाएगा। समझ में आया, वो एंगल थीटा आ गया। तो अब यहां पर मैंने tan थीटा यूज किया और वो tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो ऑपोजिट है मेरा डिस्टेंस x, डिस्टेंस x मतलब क्या, पहली ब्राइट फ्रिंज से जितना डिस्टेंस हम ले रहे हैं वो डिस्टेंस है हमारा x, जो p पॉइंट है हमारा वो, तो वो है हमारा x, और ये d डिस्टेंस हमारा स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो tan थीटा आ गया हमारा x बाई डी। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हमें मिल गया है क्या, dx बाई डी। फॉर्मूला पता चला कहां से आया, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आया हमारा dx बाई डी। x क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, तो पहली ब्राइट फ्रिंज B0 से हमारा जो पॉइंट P जहां भी तुमने लिया होगा उस वहां तक का डिस्टेंस है हमारा x, इनटू स्मॉल d, ये स्मॉल d क्या है, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस, बाई कैपिटल D, ये बाई कैपिटल D क्या है, सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। डन। तो ये हमारा हो गया पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, समझ में आ गया पक्का। ओके, नाउ देखो समझोगे और फिर एक बार दो बार रीड कर लोगे तो थोड़ा भी टफ नहीं है, सिंपल ही तो चले जाना है, चलते ही रहना है, समझ के थोड़े थोड़े ट्रायंगल बन रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी और वही सब चल रहा है। ओके, अब देखो, अब मैंने ये P पॉइंट तो निकाल लिया कि P पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना है, तो इतना है dx बाई डी। लेकिन ये P पॉइंट पर फ्रिंज कौन सी बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी, ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम वैल्यू पुट करेंगे। तो हमें पता है फॉर ब्राइट फ्रिंज जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्बडा था, कल हमने डिराइव किया था। पाथ डिफरेंस कितना था, n लैम्बडा फॉर ब्राइट फ्रिंज, और n ब्राइट फ्रिंज के लिए n कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। ओके, सो ये n लैम्बडा था, अभी ये पाथ डिफरेंस n लैम्बडा है, लेकिन अभी तो हम पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला लेके आए, कौन सा, dx बाई डी। दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो dx बाई डी इज इक्वल्स टू n लैम्बडा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n लैम्बडा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो ये आ गया हमारा x का फॉर्मूला। x का फॉर्मूला मतलब क्या, जो x की जगह n मतलब से तुम फर्स्ट बोलोगे तो x1 का फॉर्मूला मिला। x1 मतलब क्या, जो फर्स्ट है B0 है वहां से B1 का डिस्टेंस कितना, ये तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए है ना, तो पहली वाली ब्राइट फ्रिंज B0 से B1 नंबर की ब्राइट फ्रिंज, यहां तुम 1 पुट करोगे तो B1 आ जाएगा। अगर तुम्हें बोलना है कि पहली वाली ब्राइट फ्रिंज मतलब सेंटर वाली B0 से फोर्थ वाली ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस कितना है, पाथ डिफरेंस कितना है, तो तुम्हें डायरेक्टली मिल जाएगा, n की जगह 4 पुट कर दो, 4d लैम्बडा डिवाइडेड बाय स्मॉल d। डायरेक्टली ये जो हमारा ये है B0, वहां से अगर तुम्हें ये ऐसा मान लो कि फोर्थ नंबर की ब्राइट फ्रिंज है, इसके बीच में ये पहली, तो ये 1 नंबर की, फिर ये 2 नंबर की, फिर ये 3 नंबर की, और ये आ गई 4th नंबर की, ये 0 1 2 3 और 4th, तो ये 4th नंबर की और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मतलब 0 नंबर की, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 4 लगा दो n की जगह, तो 4d लैम्बडा डिवाइडेड बाय d मिल गया। क्यों, ये ब्राइट ही होगी क्योंकि यहां हमने ब्राइट वाला फॉर्मूला लिया है इसलिए, सिंपल। ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला आ गया xn इज इक्वल्स टू nd लैम्बडा बाय d। ओके, नाउ फॉर डार्क फ्रिंज क्या होगा, तो डार्क फ्रिंज के लिए भी सेम, डार्क फ्रिंज के लिए कल हमने क्या निकाला था, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला 2n-1,
वहां पे 2n तो क्या होता था, इवन नंबर्स, -1 कर देंगे तो ऑड नंबर आता था, तो 2n - 1 λ/2 था पाथ डिफरेंस। सो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला जो कल हमने डायग्राम से निकाला था वो था 2n - 1 λ/2, लेकिन अभी जो निकाला हमने पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला वो क्या है, dx/d। वो दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों पाथ डिफरेंस के ही फॉर्मूला है। सो dx/d इज इक्वल्स टू 2n - 1 λ/2। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो x इज इक्वल्स टू 2n - 1 λ/2 और ये कैपिटल D बाई स्मॉल d, तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब अगर हमें पूछे क्या कि x1 का डिस्टेंस बताओ, मतलब x1 कितना दूर होगा, तो x1 कहां से कितना दूर होगा, जो फर्स्ट वाली डार्क फ्रिंज होगी वहां से। ओके, तो फर्स्ट वाली डार्क फ्रिंज ही x1 है, फर्स्ट वाली डार्क फ्रिंज ही x1 है, तो वो तुम्हें x1 कहां पर है वो पता चल जाएगा। सो x1 पुट करोगे तो n की जगह क्या पुट करोगे, 1, तो ये 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1, तो 2 into 1 क्या हो जाएगा, 1 2 सॉरी 2 into 1 2 2 - 1 1, तो मतलब ये क्या आएगा, d λ/d and 2/2। उतने डिस्टेंस पर मुझे पहली डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो ये कितना डिस्टेंस है, अरे पहली ब्राइट के बाद ही पहली डार्क आ जाएगी, पहली ब्राइट है उसी के बाद क्या आ जाएगी, पहली डार्क आ जाएगी, तो वो डिस्टेंस मिल गया। अच्छा, पहली डार्क फ्रिंज और फोर्थ डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो पहले तुम n की जगह 1 पुट करो और फिर n की जगह 4 पुट करो, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा वो भी तुम्हें मिल जाएगा डायरेक्टली। अंडरस्टूड? तो यहां से हमें पाथ, देखो कल हमने जो फॉर्मूला डिराइव किए थे वो फॉर्मूला थे इंटेंसिटी के और एम्पलीट्यूड के, कि भाई पाथ से ब्राइट फ्रिंजेस के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। जनरल फॉर्मूला तो हमने डिराइव किया था, वो भी हमने कौन कौन से किए, पहले तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला फॉर द सेम एम्पलीट्यूड वाले दो वेव है उनका एडिशन हो रहा है उसके लिए किया, और फिर डिफरेंट एम्पलीट्यूड वाले दो वेव है उनका एडिशन हो रहा है उसके लिए भी हमने डिराइव कर लिया, और वो भी दोनों केस के लिए, ब्राइट फ्रिंजेस एंड डार्क फ्रिंजेस। थोड़ा ऐसे फ्लोचार्ट जैसे बनाते जाओ कि हम कर क्या रहे हैं, ओके, मेंटली नहीं तो पेपर में, ओके, तो पूरा चैप्टर आगे कैसे बढ़ रहा है वो पता चलेगा। डन? ओके, अब मेनली तो ये इसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है, ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है उसके ऊपर, फिर डायफ्रैक्शन भी है, बट इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया हुआ है। और उससे पहले जो हमने पढ़ा वो तो सिर्फ इंट्रो ही था, स्टार्टिंग ही था वो तो, ओके, तो वो हमने देखा। फिर आज हमने क्या देखा, तो आज हमने देखा कि पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस एंड विड्थ इन द, ये अभी तो हमने पोजीशन निकाली हुई है, ओके, पाथ डिफरेंस, तो पोजीशन मतलब पता चलेगा ना कि पहली फ्रिंज, जैसे कि ये पहला ब्राइट फ्रिंज तो पता है तुम्हें कहां है, सेंटर पर है, तो एक नंबर का ब्राइट फ्रिंज, पहली ब्राइट फ्रिंज 0 नंबर की थी, फिर 1 नंबर की ब्राइट फ्रिंज मतलब एक्चुअली सेकंड ब्राइट फ्रिंज हुई वो, और पहली वाली उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो यहां पर तुम n की जगह 1 पुट कर दोगे, ओके, तो ये तो तुम्हें क्या मिला, पाथ डिफरेंस मिला कि दो के बीच में, मतलब पहला वाला और दूसरा वाला, पहला वाला और फोर्थ वाला, कोई भी तुम्हें निकालना हो उसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा वो यहां से मिलेगा। अभी विड्थ बाकी है, ये हमने क्या किया, पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस निकाला, ओके। विड्थ तो बहुत ज्यादा सिंपल है, कैसे, अगर मान लो कि विड्थ कैसे निकलेगी, यहां तक का समझ गए? yes. कोई डाउट नहीं? अच्छा, अभी विड्थ कैसे निकलेगी, तो विड्थ को बहुत इजी है, क्या, अगर मेरी ऐसा समझो कि ये ब्राइट फ्रिंज है, फिर ये दूसरे, ये ब्राइट फ्रिंज है, फिर ये डार्क, फिर ये ब्राइट, फिर डार्क, फिर ये ब्राइट, फिर ये डार्क, फिर ये ब्राइट, ओके, ये सारे ग्रीन कलर वाली ब्राइट फ्रिंज है और बीच में तो ब्लैक कलर है, ये डार्क फ्रिंज। अब दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, वो तो हमारे पास मिल गया है, पोजीशन तो मिल गई है, तो दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हो जाएगी विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज। जैसे कि यहां ये एंड हो रहा है और यहां ये स्टार्ट हो रहा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वही क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज। और दो डार्क फ्रिंज, ये पहली वाली डार्क फ्रिंज और ये दूसरी वाली डार्क फ्रिंज, पहली वाली डार्क फ्रिंज यहाँ खत्म हो रही है और दूसरी वाली डार्क फ्रिंज यहाँ स्टार्ट हो रही है, उन दो डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस ही हमें क्या दे देगा, ब्राइट फ्रिंज का विड्थ दे देगा। डन? तो ये दो ब्राइट फ्रिंज और दो डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाले, अरे पोजीशन तो पता ही है ना हमें, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन यहां से निकालते हैं और डार्क फ्रिंज की यहां से,
तो पोजीशन तो पता ही चल गई है। अब विड्थ निकालने के लिए सिर्फ माइनस ही करना है तुम्हें। कौन कौन सा माइनस करना है? अगर मैं बोलूं कि मुझे पहली वाली ब्राइट फ्रिंज और दूसरी वाली ब्राइट फ्रिंज के बीच का, मतलब पहली वाली ब्राइट फ्रिंज और दूसरी वाली ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब पोजीशन निकालनी है कि वो कहां है। तो मैं यहाँ पे n इज इक्वल्स टू पहली वाली ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या रखूंगा 0 और दूसरी वाली ब्राइट फ्रिंज के लिए n इज इक्वल्स टू 1। वो दोनों मुझे पोजीशन मिल गई, तो लोकेशन तो मिल गई मुझे कि यहाँ यहाँ है। और मुझे विड्थ कैसे मिलेगी? तो मैं जो पहला आंसर आएगा n इज इक्वल्स टू 0 का और फिर n इज इक्वल्स टू 1, वो दोनों का डिफरेंस ले लूंगा। वो डिफरेंस का आंसर जो आएगा वो विड्थ मिल जाएगी मुझे। किसकी? डार्क फ्रिंज की, क्योंकि ये मैंने वैल्यू पुट की है ब्राइट फ्रिंज की। वैसे ही तुम वैल्यू पुट करोगे डार्क फ्रिंज की तो तुम्हें और फिर डिफरेंस निकालोगे तो वैल्यू मिल जाएगी किसकी? विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। सिंपल है, तो वही करना है, बहुत ही इजी है। ये समझ में आ गया? तो ये पोजीशन हो गई। और अब हम से विड्थ की बात करें, यहाँ विड्थ नहीं, हाँ यहाँ विड्थ नहीं दिखाई है। तो अगर विड्थ की बात करें तो देखो, जैसे कि विड्थ को क्या बोलते हैं? बीटा। विड्थ को क्या बोलते हैं? बीटा, याद रखना। तो विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज निकाल रहे हैं। अगर तुम डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालना चाहते हो तो तुम्हें पोजीशन बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस निकालना पड़ेगा। तो पहली ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला अभी ये रहा, यहीं पे है, देखो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला n d लैम्बडा बाई d। तो वो हमने लिख दिया। पहली वाली क्या होगी? n, और दूसरी वाली क्या होगी? n+1। मतलब पहली वाली 0 तो फिर दूसरी वाली क्या होगी? 1। पहली वाली 1 तो दूसरी वाली होगी 2। तो 1 से 2 कब आता है? +1 करके। तो फर्स्ट वाली होगी n और फिर सेकंड वाली हो जाएगी n+1। सिंपल है। तो पहली सेकंड वाली जो है वो n+1, n की जगह n+1 पुट कर दो तो n+1, फिर कैपिटल D लैम्बडा डिवाइडेड बाय d, और फिर n की जगह n तो n d लैम्बडा बाय d। ओके, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला। ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने? पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज का। तो पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस, दो पोजीशन ऑफ टू ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिफरेंस निकालोगे तब तुम्हें जो विड्थ मिलेगी वो किसकी होगी? डार्क फ्रिंज की। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? n d लैम्बडा बाई d, और ये माइनस n d लैम्बडा बाई d, वो तो कट हो गया। तो ये 1 इंटू डी लैम्बडा बाई d, मतलब d लैम्बडा बाई d बच गया। तो तुम्हें मिल गई विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज। तो जितनी भी डार्क फ्रिंजेस मिलेगी उसकी विड्थ कितनी मिलेगी? यहाँ ये मिलेगी d लैम्बडा बाई d। सर सबकी यही मिलेगी? सबकी ही ये मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें n ही नहीं है। देखो अगर n होता तो फिर से सेकंड नंबर थर्ड नंबर के बीच की जो विड्थ है, मतलब सेकंड नंबर की जो विड्थ है और थर्ड नंबर की जो विड्थ है वो अलग अलग हो सकती थी, क्योंकि तुम n की जगह 2, n की जगह 3 वैसा पुट करोगे। यहाँ फाइनल फॉर्मूला में तो तुम्हारा n ही नहीं है, n है ही नहीं। तो मतलब नंबरिंग का कोई मीनिंग ही नहीं है कि पहली फ्रिंज दूसरी फ्रिंज। तुम्हारी डायरेक्टली विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज कितना आ गया? d लैम्बडा बाई d। सिंपल, डन। ओके, वैसे ही सेम वे अगर विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज हमें निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे n की जगह पहले n+1 पुट कर दो तो ये लोकेशन मिल गई मुझे कौन सी? n+1 वाली डार्क फ्रिंज की। और फिर ये n वाली तो है ही, दोनों का डिफरेंस ले लो। ये दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमें विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला हमने यूज किया है डार्क फ्रिंज का। तो दोनों का डिफरेंस लोगे तो बीच, ये अभी हमने वो ग्रीन कलर वाला ड्रॉ किया, समझ में आया ना? दो ब्राइट फ्रिंजेस है, उनके बीच का डिस्टेंस अगर तुम निकाल लोगे तो जो डिस्टेंस है वही क्या है? विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज, एंड वाइस वर्सा। ओके, तो वो निकालते हैं। देखो क्या? विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है डार्क फ्रिंज का वो यूज करना पड़ेगा ना, क्योंकि दो डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस का डिफरेंस लेंगे तब जाके विड्थ मिलेगी ब्राइट फ्रिंज की। तो पहला है हमारा n, तो n के लिए तो है ही हमारे पास। दूसरा है n+1, तो n की जगह सिर्फ n+1 पुट कर दो। तो n की जगह n+1 पुट कर देंगे तो बीटा इज इक्वल्स टू x n+1 वाला फॉर्मूला और माइनस xn वाला फॉर्मूला। n+1 में क्या करना है? जहां n है वहां n+1 पुट कर दो। तो क्या करेंगे? देखो जहां n है वहां पे n+1, 2 फिर n+1, 2 फिर n+1, -1 d लैम्बडा बाई 2d। डन। ओके, और n के लिए तो पता ही है ना, 2n - 1 d लैम्बडा बाई 2d, वो जो है वही डिटो लिखा हुआ। ओके, अब दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो। तो दिस माइनस दिस, तो ये हमने लिख दिया। अंडरस्टूड। अब देखो यहां से ये क्या है? मुझे यहां क्या है? 2n - 1 d लैम्बडा बाई 2d। तो मैं क्या कर रहा हूं? देखो ये 2 इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, करेक्ट? ये 2 n के साथ भी जाएगा और ये 1 के साथ भी जाएगा। तो ये इसके साथ जब जाएगा तो वो 2n हो गया। ओके,
2n और फिर ये क्या बन गया -1 और वो जो पूरा का पूरा है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n - 1 d लैम्बडा बाई 2d आ जाएगा। लेकिन कुछ बाकी रह गया, बाकी क्या रह गया, ये 1 बाकी रह गया ना, तो ये 2 × 1 आएगा, वो क्या हो जाएगा 2 और वो 2 भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 भी मल्टीप्लाई हुआ तो वो तो कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस और वो प्लस वो कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ क्या बना 2d लैम्बडा बाई 2d, 2 कट तो फाइनली आ गया d लैम्बडा बाई 2। ये मैंने डायरेक्ट बताया, अदरवाइज तुम करोगे तो भी आंसर वही आएगा। क्या, सबसे पहले देखो ये 2 को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो गया 2n + 2 हो गया, ये क्या हो गया 2n + 2, फिर -1 भी है तो -1 इनटू में है मेरे पास d लैम्बडा बाई 2d, इतना है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये 2n - 1 को एक साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 2n - 1 वो मल्टीप्लाई हो गया d लैम्बडा बाई 2d से। अब ये -1 भी तो मल्टीप्लाई होगा, सॉरी -1 नहीं, वो तो हो गया +2, तो +2 भी मल्टीप्लाई होके वो क्या हो जाएगा 2d लैम्बडा बाई 2d, इतना हो गया। अब ये जो टर्म है 2n - 1 d लैम्बडा बाई 2d और ये देखो 2n - 1 d लैम्बडा बाई 2d सेम ही है, ये प्लस है वो माइनस है, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई कैंसिल। तो बाकी क्या बचा, ये 2d लैम्बडा बाई 2d, 2 कट तो d लैम्बडा बाई d, ये रहा। और यहाँ पर भी तुम ध्यान से देखो n है ही नहीं, तो सारे की सारी जो ब्राइट फ्रिंजेस है उनकी जो विड्थ है वो सेम ही है, फिर चाहे वो कोई भी नंबर की हो। क्यों, क्योंकि n तो है ही नहीं, अगर n नहीं है तो फिर मीनिंग ही कहाँ रह गया। डन। तो यहाँ हमने क्या क्या देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक सभी तरह से पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल में पूछ लिया, थियरी में पूछ लिया, एक मार्क्स में भी पूछ लिया। ओके, कितना भी घुमा फिरा है, हमें बेसिक से चलना है कि भाई एम्पलीट्यूड ये है, इंटेंसिटी ये है, और से पाथ डिफरेंस ये फॉर्मूला बना, और पाथ डिफरेंस का ब्राइट फ्रिंजेस के लिए ये फॉर्मूला है, पाथ डिफरेंस का डार्क फ्रिंजेस के लिए ये फॉर्मूला है। पूरा का पूरा तुम डेरिवेशन ही अच्छे से कर लो। अगर डेरिवेशन अच्छे से कर लिया तो वहां जहां फॉर्मूले याद रखना है वो भूल जाओगे तो भी तुरंत याद आ जाएगा, अरे यहाँ ऐसा ही तो डेरिवेशन था, तुरंत याद आ जाएगा। तुम डायरेक्टली फॉर्मूला रटने जाओगे तो शायद ऊपर नीचे हो जाए तो फिर तकलीफ हो जाएगी, और अगर डेरिवेशन पूछ लिया तो फॉर्मूला क्या क्या करेंगे, हमें तो पूरा डेरिवेशन करना है ना। तो डेरिवेशन पहले पक्का कर लो, फॉर्मूला वैसे ही याद हो जाएगा। डन। और डेरिवेशन में करना क्या है, सिंपली आगे बढ़ता जाना है। अभी देखो यहाँ पर हमने जो कल पाथ डिफरेंस के फॉर्मूलाज हम लाए थे कि भाई जो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा था, ओके, मतलब हमने ब्राइट फ्रिंजेस के लिए जो पाथ डिफरेंस निकाला था वो था n लैम्बडा। वहां कल हमने क्या क्या निकाला था, एक तो पाथ डिफरेंस, दूसरा फेज डिफरेंस। तो पहला तो दोनों ही 0 था कंस्ट्रक्टिव के लिए, और दूसरे में आया था n लैम्बडा और फेज डिफरेंस आया था 2 लैम्बडा। डन। तो ये जो n लैम्बडा आया वो पाथ डिफरेंस था, तो वो पाथ डिफरेंस और आज जो हमने फॉर्मूला से पाथ डिफरेंस निकाला, क्योंकि ये पहला वाला जो है पाथ डिफरेंस कैसे निकाला फॉर्मूला से, यहां से यहां का डिस्टेंस, तो वही पाथ डिफरेंस हमें मिल गया x, ये x ही हमारा पाथ डिफरेंस है। ओके, मतलब से पहला वाला है पॉइंट P यहाँ पर, और फिर ये है तुम्हारा से xn डिस्टेंस, और ये है तुम्हारा xn+1 डिस्टेंस, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा ना जो अभी हमने किया। ओके, तो ये है पाथ डिफरेंस, कल निकाला था वो भी पाथ डिफरेंस, दोनों पाथ डिफरेंस को इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दिया तब जाके हमें ये कल निकाला था वो पाथ डिफरेंस n लैम्बडा, और ये dx/d आज यहां से जो निकाला वो पाथ डिफरेंस, दोनों को इक्वेट किया तो हमें ब्राइट फ्रिंजेस के लिए भी एक फॉर्मूला मिला और डार्क फ्रिंजेस के लिए भी ये फॉर्मूला मिला। ये किसका फॉर्मूला है, पोजीशन का फॉर्मूला है कि तुम कितने दूर हो उसका फॉर्मूला है। ओके, अभी विड्थ का फॉर्मूला, विड्थ के फॉर्मूला में तो कुछ नहीं, इसके जो दो पहली और दूसरी कंसिक्वेंस फ्रिंजेस होगी, ब्राइट फ्रिंज जो कंसिक्वेंट ब्राइट फ्रिंजेस होगी उनके बीच का डिफरेंस निकाल लोगे, डिस्टेंस का डिफरेंस, तो तुम्हें विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज मिल जाएगी, और जो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस होगी उनके बीच का डिस्टेंस का डिफरेंस निकाल लोगे तो तुम्हें विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी। सिंपल है। ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थियरी, न्यूमेरिकल एज वेल एज थियरी पॉइंट ऑफ व्यू। फिर यहाँ पर थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें समझने हैं, चलो यहीं पे समझ लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द इंटरफियरेंस, तो ये इंटरफियरेंस में ये हमने डिस्कस, याद रखना दोनों के दोनों विड्थ में हमारे पास n नहीं है,
n है ही नहीं। ओके तो ये आया d लैम्डा बाई डी और वहां पर भी हम डायरेक्टली लेके आ गए हैं d लैम्डा बाई डी। मतलब क्या हुआ कि ना n है और ना ही ब्राइट हो या डार्क हो, फॉर्मूला तो वही है थिकनेस का, सॉरी विड्थ का, d लैम्डा बाई डी। तो जितनी ब्राइट फ्रिंज की विड्थ होगी उतनी ही डार्क फ्रिंज की भी विड्थ होगी। ये किसके लिए? मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए। किसके लिए? मोनोक्रोमेटिक, एक ही कलर होना चाहिए। डन। ओके सो मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए हमने डिराइव किया। अब इसके अकॉर्डिंगली यही थियरी के रिलेटेड सम 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो समझते हैं। तो हमने देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन इंटरफेरेंस, ये मेन है, ये भी हमें समझना है। यहां से भी मार्क एक मार्क में 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं। पहला ये फॉर्मूला हमने निकाला पोजीशन का ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, एन लैम्डा तो था ही, तो एन डी लैम्डा बाई डी आ गया। ओके और यहाँ पर हमारे पास 2n-1 लैम्डा बाई 2 था, उसकी जगह क्या आ गया 2n-1 लैम्डा बाई 2 तो है ही, d बाई डी से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर भी n लैम्डा तो था ही, d बाई डी से मल्टीप्लाई किया। डन। ओके ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब जो समझना है वो क्या कि यहाँ पर जो हमने यूज की, मैंने पहले ही बताया कि हम डार्क बोल रहा हूँ, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करेंगे। कौन सी लाइट? मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करेंगे। मींस एक ही कलर होना चाहिए। ओके येलो तो येलो कलर ही होना चाहिए। ओके इन केस तुमने अगर व्हाइट लाइट यूज कर ली, कौन सी लाइट यूज कर ली? व्हाइट लाइट, तो होगा क्या? व्हाइट लाइट तो फिर डिस्पर्जन होगा। ओके तो उसमें से 7 कलर्स निकलेंगे। कौन से 7 कलर्स? पूरे के पूरे विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके तो मोनोक्रोमेटिक लाइट लेनी है, लेकिन ये मोनोक्रोमेटिक में हमने कोई भी ऑरेंज नहीं लिया, रेड नहीं लिया, येलो नहीं लिया और व्हाइट कलर ले लिया, तो उसमें से 7 कलर्स निकलेंगे। ओके 7 कलर्स निकलेंगे मतलब वेवलेंथ तो सबकी डिफरेंस होगी ना। वहां जैसे प्रिज्म में डिस्पर्जन हो रहा था वैसे यहाँ पे डिस्पर्जन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो तुम्हारी स्क्रीन है वहां पर तुम्हें सारे कलर देखने को मिलेंगे, सिर्फ व्हाइट नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो थिकनेस है, थिकनेस विड्थ बोल दो, विड्थ के फॉर्मूला में भी और पोजीशन के फॉर्मूला में भी देखो क्या है? लैम्डा। डार्क फ्रिंज हो उसमें भी, ब्राइट फ्रिंज हो उसमें भी, पोजीशन के फॉर्मूला में भी एंड एट द सेम टाइम विड्थ के फॉर्मूला में भी। जो हमारा डी लैम्डा बाई डी विड्थ है उसमें भी क्या है? लैम्डा। तो लैम्डा सब में है, तो अगर तुम्हारा लैम्डा चेंज हो गया मतलब तुम्हारी अगर वेवलेंथ चेंज हो गई तो तुम्हारा कलर चेंज हो जाएगा। तो तुम जब आए थे तब तो व्हाइट कलर के थे। ओके और व्हाइट कलर में तो 7 कलर्स होते हैं और वो 7 कलर्स की सारे की वेवलेंथ क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो जब स्क्रीन पे तुम्हें मिलेगा तो वहां पर भी डिफरेंट कलर्स, पूरा का पूरा सारे कलरफुल 7 रेनबो पूरा दिखेगा तुम्हें स्क्रीन पर। तुमने डाली थी व्हाइट और तुम्हें दिख रही है 7 कलर्स। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इस वजह से हो गया क्योंकि 7 कलर, वो व्हाइट है उसमें 7 कलर्स है और सबकी वेवलेंथ अलग अलग है। सबकी वेवलेंथ अलग होगी तो जिसकी छोटी वाली वेवलेंथ होगी वो छोटे डिस्टेंस पे मिल जाएगा सेंटर से। मान लो विबग्योर, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, तो वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। मान लो इसकी 1 है और इसकी 10 है, जस्ट फॉर एग्जांपल इसकी 1 है और इसकी क्या है 10। तो वायलेट के लिए मैं अगर 1 पुट करूं तो पहला वायलेट मुझे कब कहां मिलेगा? तो ये 1 पहला वायलेट, हाँ तो ये 1 और ये भी 1, तो d बाई डी डिस्टेंस पे मिलेगा। पहला वायलेट कहां मिला? d बाई डी डिस्टेंस पर। दूसरा वायलेट कब मिलेगा? तो देखो यहां पर मैं क्या रखूंगा? लैम्डा, वो तो मैंने 1 लिया था तो वो 1, लेकिन दूसरा वायलेट ना, तो n इज इक्वल्स टू अब क्या आ जाएगा? 2। तो ये 2d बाई डी, पहला क्या मिला? कहां मिला? d बाई डी पर, और दूसरा कहां मिला? 2d बाई डी पर। तो पहले वायलेट और दूसरे वायलेट के बीच में ये जो विड्थ मिलेगी ना वायलेट की, तो पहले वायलेट की जो फ्रिंज है वो और दूसरे वायलेट की जो फ्रिंज है वो, उसके बीच का डिस्टेंस तुम्हें मिल गया ना। पहला कहां है? d बाई डी डिस्टेंस पर है, दूसरा 2d बाई डी डिस्टेंस पर है। सिंपल। ओके अभी विबग्योर इंडिगो, तो अब देखो इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, 1 थी, सपोज इसकी 2 है, इसकी 2 है तो लैम्डा की जगह क्या रखेंगे? 2, और n की जगह पहला इंडिगो कहां आएगा? तो n इज इक्वल्स टू 1, तो ये आ जाएगा 2d बाई डी पर। और दूसरा इंडिगो कहां आएगा? तो ये तो 2 ही है, तो 2 2 जा 4, 4d बाई डी पर आ जाएगा। ओके तो दूसरा इंडिगो कहां आया? 4d बाई डी पर। ओके तो समझ मतलब क्या?
धीरे धीरे पहले वायलेट मिला, फिर तुम्हें इंडिगो मिलेगा, तो पूरा विबग्योर मिला, फिर जैसे ही वो पूरा विबग्योर खत्म हुआ वापस पूरा विबग्योर मिला, फिर वापस पूरा विबग्योर मिला, वैसे मिलेगा। कब? जब व्हाइट लाइट लोगे तब, नहीं तो नहीं। मोनोक्रोमेटिक लाइट लोगे तो ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, और ये ब्राइट में कलर कौन सा दिखेगा? जो तुम्हारी मोनोक्रोमेटिक लाइट का कलर है वही दिखेगा। सपोज तुम्हारी येलो कलर की लाइट है तो फिर ब्राइट में येलो और डार्क में ब्लैक, येलो ब्लैक येलो ब्लैक येलो ब्लैक, वैसे ही चलता जाएगा। लेकिन तुमने अगर व्हाइट कलर लिया तो 7 कलर्स दिखेंगे स्क्रीन पर, और वो 2 रेड 2 वायलेट, और से फर्स्ट रेड एंड फर्स्ट वायलेट के बीच का डिफरेंस भी पता चल जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ तो पता होगी। वेवलेंथ पता होगी तो सेंटर से, अच्छा चलो सेंटर पे कौन सा कलर दिखेगा? करेक्ट, सेंटर पे व्हाइट कलर मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा समझो स्लिट 1, ये फिगर हमारी है ना, ये रही, यहां पर तुमने व्हाइट कलर लिया, ये स्लिट 1 और स्लिट 2 दोनों जगह से, यहां से स्पेक्ट्रम बन रहा है पूरा रेनबो, यहां से भी पूरा रेनबो। लेकिन अगर इसके पहले वाली फिगर हम देखें तो वहां क्या था कि अगर मुझे यहां सी पर आना है, सी पर, तो यहां से सी पर आने के लिए और S2 से सी पर आने के लिए तो सेम टाइम लग रहा था, सेम टाइम लग रहा था, डिस्टेंस भी सेम और वेवलेंथ तो सेम, मतलब व्हाइट है, सेम स्पीड भी होगी, एक ही वेव फ्रंट से प्रोड्यूस हुए हैं ये सेकेंडरी वेवलेट्स, तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके वो सारे के सारे व्हाइट में से जो 7 निकले हुए हैं वो सारे के सारे कहां पहुंच जाएंगे? सी पर, और सारे के सारे 7 सारे के सारे सी पर पहुंच गए तो वो वापस व्हाइट बन जाएंगे। जैसे वो प्रिज्म हमने देखा था, याद हो तो, एक ऐसा रख दो और ऐसा रख दो, तो व्हाइट में से 7 निकले और फिर वो 7 जा रहे और फिर यहां से वापस एक व्हाइट ही निकलेगा। याद आया? ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया, पहले की बात है ये तो। डन? ओके, समझ में आया? तो ये क्या हुआ कि अगर सेंटर में देखेंगे तो सेंटर में तो तुम्हें यहां पर तो व्हाइट कलर ही दिखेगा, फिर यहां पर पूरा रेनबो, यहां पर भी पूरा रेनबो। क्यों? क्योंकि यहां पर ही तो सब मिल रहे हैं, अब कहीं पे मिलने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ही अलग अलग हो गए हैं। कोई जल्दी पहुंच जाएगा वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली, जिसकी वेवलेंथ कम होगी तो वो जल्दी नहीं पहुंचेगा, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो दूर तक जाएगा। डन? और कम होगी वो तो नजदीक तक ही जाएगा सिर्फ। ओके, सो ये था हमारा पहला पॉइंट कि इफ वी आर नॉट टेकिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड वी आर टेकिंग व्हाइट लाइट देन व्हाट इज द केस। तो इसमें विबग्योर में लैम्बडा बढ़ता जा रहा है, ये तो पता ही हमें, वायलेट की लैम्बडा सबसे कम और रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी उल्टा, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम और वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। लैम्बडा एंड म्यू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, अगर स्लिट 1 है, स्लिट 2 है, यहाँ पे हमने कोई सोर्स लिया हुआ है मोनोक्रोमेटिक सोर्स, और अगर हमने यहाँ पर प्रिज्म रख दिया, ओके, यहाँ पर अगर हमने प्रिज्म रख दिया, कहां पर? स्लिट 1 के सामने, तो ये पूरा का पूरा जो तुम्हें स्पेक्ट्रम मिल रहा था ना, जैसे ऐसा समझो यहाँ रेनबो, यहाँ पे तुम्हारा ब्राइट, ये पहला तो ब्राइट, फिर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, फिर यहाँ पर भी ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ये पूरा का पूरा, ये ऐसा समझो कि इतना स्पेक्ट्रम है। कितना स्पेक्ट्रम है? ये प्रिज्म रखने से पहले मुझे यहां से यहां तक पूरी फ्रिंजेस मिल जा रही थी, तो अगर मैंने ये प्रिज्म रख दिया तो ये पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रम है वो शिफ्ट हो जाएगा समवॉट अप, ऐसे। क्या बोल रहा हूं? अगर ये प्रिज्म नहीं है, जैसे हमारा सिंपल केस, तो तुम्हें तो एक यहाँ पे ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट डार्क, इधर पहले ब्राइट था तो डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ये पूरा स्पेक्ट्रम मिल गया। लेकिन अगर अब स्पेक्ट्रम मिल गया, ठीक है, अब जैसे ही मैं ये प्रिज्म रख दूंगा, अगर ऊपर वाली स्लिट के सामने प्रिज्म रखा तो ये सारा का सारा ये जो स्पेक्ट्रम है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ये प्रिज्म को मैंने नीचे रखा तो सारा का सारा ये जो स्पेक्ट्रम है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और ये शिफ्ट कितना होगा, तो डायरेक्टली तुम्हें फॉर्मूला ही ले लेना है। क्या? ये जो शिफ्ट कितना होगा, ये एक्स डिस्टेंस कितने सेंटीमीटर कितना शिफ्ट होगा, तो दैट इज बीटा। ये बीटा क्या है? विड्थ। ओके, एंड लैम्बडा वेवलेंथ, देन म्यू, तो म्यू भी आएगा यहाँ पर, म्यू -1 इंटू टी। ये म्यू किसका? प्रिज्म का, यस। ओके, क्योंकि बहुत बाकी सब तो एयर ही है। ओके, सो म्यू -1 इंटू टी, सिंपल है। तो ये कितना शिफ्ट हो जाएगा वो हमें ये फॉर्मूला से मिलेगा। शायद पूछ ले
तो इनकेस पूछ भी ले तो हमें पता होना चाहिए। ओके, बीटा, इसका कोई डेरिवेशन कुछ हमें सिलेबस में नहीं है, बीटा लैम्बडा इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। ओके, तो ये शिफ्ट हुआ वो। और एक थर्ड केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि ये पूरे का पूरा जो एपरेटस है उसको तुमने किसी के अंदर डुबो दिया, कोई लिक्विड में इमर्ज कर दिया, तो क्या होगा। ओके, तो अगर ये पूरे का पूरे, जैसे कि पहले एयर में था, तो एयर में था तो वो जो लाइट रेस थी वो एयर में ट्रैवल करेगी, और अभी तुमने कोई लिक्विड में डुबो दिया, पानी में डुबो दिया। ओके, तो अब उसकी जो स्पीड है, जो लाइट की और जो मोनोक्रोमेटिक लाइट की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एयर में सबसे ज्यादा थी, एयर और वैक्यूम में। अब तुमने मीडियम में डाल दी तो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी वो मीडियम कौन सा है हमें क्या पता, तुम पेट्रोल में डालो, केरोसिन में डालो, पानी में डालो, जिसमें डालना उसमें डाला तो होगा क्या, तो तुम्हारा लैम्बडा डैश मतलब अब चेंज हो जाएगा। ओके, वो कितना चेंज हो जाएगा, लैम्बडा, मोनोक्रोमेटिक लाइट का कोई लैम्बडा तो होगा, कोई वेवलेंथ होगी, वो चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो गई, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी तो चेंज ही हो जाएगी ना। तो वेवलेंथ बोल रहा हूं, मीडियम चेंज हो गया तो वेवलेंथ चेंज ही हो जाएगी ना। डन। ओके, कितना चेंज हो जाएगा, तो जितनी वेवलेंथ थी उसका तुमने जो भी मीडियम डाला हुआ है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देना है। अगर तुमने वाटर में डाल दिया तो पहले तो एयर के रिस्पेक्ट में था, तो अभी ये तुम्हारी वेवलेंथ जितनी भी होगी, सपोज से 100, ओके, तो 100 डिवाइडेड बाय से वाटर में डाल दिया तो वाटर का से 1.33, तो डिवाइडेड बाय 1.33 कर देना है। उतनी तुम्हारी वेवलेंथ कम हो गई। देखो 100 थी, 100 डिवाइड बाय 1.33 कर दोगे तो आंसर छोटा आएगा 100 से। 100 से छोटा आएगा, वो 100 से छोटा आंसर तुम्हारा हो गया लैम्बडा डैश। तो लैम्बडा डैश इज लेस देन दैट ऑफ द लैम्बडा। कब, अगर तुम एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम में गए, तो जनरली तो डेंसर में ही जाओगे। एयर से एयर में तो तुम वैक्यूम में जा सकते हो और कहीं नहीं जा सकते। डन। ओके, सो ये हो गया हमारा लैम्बडा, नया लैम्बडा जब लिक्विड में डाल दिया तब उसके लिए लैम्बडा, और उसके लिए जो हमारी विड्थ है वो क्या होगी। तो फिर अब तुम्हें यहाँ पर वो वाला, ये तो हमारा विड्थ का फॉर्मूला है डी लैम्बडा बाई डी, तो अब नया विड्थ कितना मिलेगा, तो नया विड्थ मिलेगा मुझे डी लैम्बडा बाई डी, और ये आ जाएगा म्यू। ये लैम्बडा है, उसकी जगह लैम्बडा डैश डाल दो, तो लैम्बडा डैश डालोगे तो क्या आएगा, लैम्बडा बाई म्यू। तो लैम्बडा की जगह डाल दिया लैम्बडा बाई म्यू, तो यहाँ पे डाल दिया हमने लैम्बडा बाई म्यू, और ये तो जो था वही है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला था डी लैम्बडा बाई डी, वो तो है ही, डिवाइडेड बाय म्यू, मतलब लैम्बडा जितना था उतना लैम्बडा तो है ही, लेकिन लैम्बडा कितना कम हुआ, डिवाइड बाय म्यू जितना। तो यहाँ पर भी विड्थ तुम्हारी कितनी कम हुई, डिवाइड बाय म्यू जितनी। ओके, तो बी डैश इज इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय इसके जैसा ही बाय म्यू। तो मतलब तुम्हारी जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर कोई मोनोक्रोमेटिक येलो कलर की लाइट, ये एक्सपेरिमेंट तुमने किया एयर में, ओके, स्क्रीन पर ले आए तुम, और तुम्हें पूरी की पूरा स्पेक्ट्रम मिल रहा है, बीच में येलो, फिर उसके दोनों साइड डार्क, फिर उसके दोनों साइड येलो, फिर दोनों डार्क, फिर येलो डार्क, पूरा स्पेक्ट्रम मिल गया। अब अगर तुम नीचे डाल दोगे पानी में, ओके, तो उसकी वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई, और उसकी विड्थ भी क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर यहाँ पर उसकी विड्थ से 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर डार्क, फिर वापस 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर डार्क, अगर वैसे मिला, तो अब तुम्हारी जो यहाँ विड्थ मिलेगी वो 1 सेंटीमीटर ना मिलके 0.7, 0.8, 0.5 सेंटीमीटर की ही मिलेगी, क्योंकि कम हो गई है। और एट द सेम टाइम लैम्बडा भी कम हो गया। लैम्बडा भी कम हो गया मतलब तुम्हारा येलो येलो जैसा नहीं दिखेगा, उसका कलर भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। तो हमारे विब्ग्योर में येलो से जो कम लेंथ है, कम वेवलेंथ है, वैसा थोड़ा बहुत दिखेगा, ऊपर वाला नहीं, वो तो ज्यादा वेवलेंथ है। ओके, तो ये जो हमारा ये रहा येलो, तो तुम्हें थोड़ा बहुत दिस टच देखने को मिलेगा। मतलब एक होता है येलो, फिर हम नहीं बोलते से ग्रीनिश येलो, थोड़े थोड़े ग्रीन जैसा दिखेगा। तो ग्रीन जैसा, या बहुत ज्यादा देखे तो बहुत ज्यादा, अगर क्या बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा हुआ तो फिर वो थोड़ा ब्लूइश वाला येलो भी दिख सकता है। अंडरस्टूड। तो तुम्हारी वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, और विड्थ भी चेंज हो जाएगी। डन? पक्का समझ में आ गया? ओके, तो ये 3 चीजें हमें ध्यान रखनी थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन इंटरफेरेंस। डन? ओके, सो ये पूरा का पूरा हमने आज क्या डिराइव किया है, विड्थ एंड द पोजीशन। विड्थ एंड द पोजीशन डिराइव किया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो इंपॉर्टेंट है ही इंटेंसिटी वाला, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट विड्थ वाला है।
उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुमने देखे ही होंगे पेपर्स में। ओके, सो बहुत बार डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं या वॉट एवर, कोई भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। ओके, डन।